नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। पाकिस्तान विश्व के सबसे बड़े मंच पर यानी कि यूएन में बार बार झूठ बोलता है और बार बार पकड़ा जाता है। इंटरनेशनल बेइज्जती पाकिस्तान की कई बार होती है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान है कि बाजी नहीं आता। आप समझिए, एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र में लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से जमकर पाकिस्तान को धो डाला। बाल अधिकारी, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जब उन्होंने आईना दिखाया तो पाकिस्तान के प्रतिनिधि अपना चेहरा छिपाते हुए नजर आए। इस दौरान आतंकवाद पर भी पाकिस्तान के झूठ को एक बार फिर से बेनकाब किया गया। निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान के अंदर आम लोगों पर जिस तरह से हिंसा हो रही है और सीमा पार आतंकवाद पर जमकर लताड़ भी लगाई और पाकिस्तान को बच्चों की सुरक्षा पर जमकर घेरा है। इतना ही नहीं, बल्कि आतंकवाद पर पाकिस्तान को खूब खरी खोटी भी सुनाई है। पाकिस्तान को बाल अधिकारों पर बाकायदा आईना दिखाया तो उसके बाद में पाकिस्तान तिलमिला गया। साथ ही निशिकांत दुबे ने कहा कि पाक महिलाओं, बच्चों को निशाना बनाना बंद करें। ऑपरेशन सिंदूर पर भी भारत के आतंकवाद पर कार्रवाई को लेकर जमकर पाकिस्तान को घेरा गया है। इस दौरान निशिकांत दुबे ने पहलगाम हमले का भी बाकायदा जिक्र किया और कहा कि पाक ने बच्चों समेत कई नागरिकों को टारगेट किया, कई नागरिकों को निशाना बनाया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में बाल अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के एजेंडे पर एक सेशन को निशिकांत दुबे संबोधित कर रहे थे और इस बीच उन्होंने पाकिस्तान को ये कहा कि पाकिस्तान को आईना देखना चाहिए, इस मंच पर उपदेश देना बंद कर देना चाहिए। इससे पहले यूएन में भी भारत के राजदूत ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर दो टूक सुनाई थी। कहा था पाकिस्तान आतंकवाद को पालना बंद करे। आपको सबसे पहले सुनाते हैं निशिकांत दुबे ने इस मंच पर क्या कहा। यदि ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया जाए सभापति महोदय, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा किए गए क्रूर लक्षित हमलों को भूला नहीं है, जिसमें 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। एक सुविचारित और संतुलित प्रतिक्रिया में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए इसके अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपने वैध अधिकारों का प्रयोग किया और मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित हमले किए। इसके विपरीत पाकिस्तान ने जानबूझकर हमारे सीमावर्ती इलाकों में बच्चों को और नागरिकों को अपना लक्ष्य बनाया। पाकिस्तान को खुद के आईने में देखना चाहिए, इस मंच पर उपदेश देना बंद करना चाहिए, अपनी सीमाओं के भीतर बच्चों के लिए कार्य करना चाहिए। तो आपने सुना निशिकांत दुबे को। दरअसल यूएन का यह मंच था और सत्र था बाल अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण। इस विषय पर सांसद निशिकांत दुबे अपना वक्तव्य रख रहे थे और बाकायदा उन्होंने बताया कि कैसे चाइल्ड हेल्पलाइन की बात हो और इस तरह के बाल तस्करी से निपटने के लिए तमाम कदम जो हैं वो उठाए गए और उनके माध्यम से बाल अधिकारों को बनाए रखने के लिए भारत ने तमाम ऐसे कदम उठाए हैं और उसको लेकर बाकायदा उसके अच्छे परिणाम भी नजर आए हैं। और इसी मंच से निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान को बेनकाब किया, वो पाकिस्तान जो बच्चों की, महिलाओं की एक तरह से आड़ लेता है और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। एक बार फिर से यूएन के मंच पर और यूएनजीए के मंच पे लगातार किस तरह से पाकिस्तान बेनकाब हुआ ये स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए पूछता है इंडिया, पाकिस्तान को यूएन में बार बार बेइज्जत होने का क्या चस्का लग चुका है? महिलाएं, अल्पसंख्यक, आखिर कब इन्हें कब सुरक्षा देगा आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान? आखिर झूठ बोलने से कब बाज आएगा पाकिस्तान? ये तमाम बड़े सवाल हैं लोगों के मन में और इसी पर हम करेंगे चर्चा। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ेगा, उनसे आपको जल्दी मिलवाऊंगी। फिलहाल मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी जुड़ चुके हैं। संजीव मलिक जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि यूएनजीए का या यूएन का ये जो पूरा मंच था, जिस जगह पर निशिकांत दुबे ने अपना ये वक्तव्य रखा और पाकिस्तान को एक बार फिर से आईना दिखाया है, सर इस मंच से बार बार पाकिस्तान बेनकाब होता, एक्सपोज होता है, ये मंच कितना इंपॉर्टेंट रहा और निशिकांत दुबे का ये वक्तव्य कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? ओके, देखिए, यूएनजीए का जो मंच है निश्चित रूप से एक पूरे वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व करता है। ये बात अलग है कि देखिए पिछले कुछ वर्षों में यूएन का इतना बड़ा बेहतर रोल नहीं रहा है। उन्होंने दुनिया के में जो फैले हुए जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा यूएन सफल नहीं हो पाया है।
बट फिर भी हम ये मानना पड़ेगा कि चूंकि उसके मेंबर्स की संख्या तकरीबन 200 के आसपास है, तो पूरे वर्ल्ड में एक इस प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाना पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज देना होता है। और चूंकि पूरे वर्ल्ड के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं इस बात को तरजीह देते हैं और अपनी अपनी बात को जाके वो समय समय पर पेश करते रहे हैं यूएन के माध्यम से। अभी हमारे निशिकांत दुबे जी हैं, ये बड़े प्रखर वक्ता है। आप इंडियन पार्लियामेंट में देखिए, बगैर किसी लाग लपेट की, बगैर किसी चीज को घुमाए, वो सीधी सीधी बात करते हैं। अभी जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बच्चों के लिए जो आवाज उठाई है, ये बात बहुत वाजिब है, इसमें कुछ छिपा नहीं है। देखिए, पाकिस्तान हर चीज के हनन का एक अड्डा है, हर चीज। अब उसमें सबसे आगे वो कहता है कि आप इंडिया की बात लीजिए, इंडिया तो उसके निशाने पे हमेशा से डे वन से है और रहेगा। जब तक पाकिस्तान का अस्तित्व है, इंडिया, भारत पाकिस्तान के जो निशाने पे हमेशा रहता रहेगा जी। वहां पर जो ये बात उठाई है, ये बात इतनी वाजिब है कि देखिए, अभी हम कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब हम पाकिस्तान के अंदर बच्चों के अधिकार का हनन का केस नहीं सुनते हो। बिल्कुल। आप वहां के बच्चे की देखिए, यस, सोशल मीडिया का जमाना है, तो वर्ल्ड जो ना इतना इंटीग्रेट हो चुका है कि आप कितना भी छुपाओ, छुपेगी नहीं चीजें। वहां की कोई महाशय है, कोई एक जो बच्चे जिनका काम ये है कि हिंदू और ईसाई लड़कियों को कन्वर्ट करके मुसलमान में, बड़े लेवल पे धर्मांतरण होता है जी। जी, बहुत लेवल पे। और छोटी 6-6, 7-7, 8-8 साल, 9 साल के बच्चों को ये लोग ले जाते हैं और अपने पास रखते हैं कई साल, और फिर उनको अपने हिसाब से शादियां कराते हैं। आखिर इनको मिल क्या रहा है जी? तो ये कहता हूं कि बच्चों का अधिकार का हनन पाकिस्तान में एक रूटीन मामला है और बहुत गंभीर मामला है। नैना, ये बात नहीं है, ये बात की गई। ये लोग तो यहां तक सुना जाता है सोच रहे कि बच्चे सप्लाई कर रहे हैं ये लोग बहुत सारे मुल्कों को, कि वहां पे बच्चे जाके बाल मजदूरी करें, उनके घरों में जाके काम करें, और उनमें आया की तरह लड़कियां, हमारी छोटी छोटी लड़कियां पाकिस्तान की, वहां पे जाके काम करें। तो इन लोगों का इनका कोई ईमान धर्म नहीं बचता है। ये लोगों को पैसा चाहिए, जिधर से 2 पैसे मिल जाएंगे, ये बच्चे का, ये तो खुद को भी बेच डालेंगे, खुद को भी पेश कर देंगे वहां पे। और यूएन के अंदर ये शशिकांत ये मुद्दा उठा के बहुत ही एक मेरे ख्याल से प्रखर वक्ता की तरह उन्होंने इस बात को पेश किया है और पाकिस्तान की उस नस को भी दबाया है जहां पे वो कहता है कि नहीं, मेरे यहाँ मानवाधिकार है। एक मिस जहांगीर होती थी वहां पे, कहां गई वो मानवाधिकार करता, कहां गई वो बच्चों के उठाने वाले आवाज? सब दब गए, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी तक इन लोगों को दबाती रहेगी, ये मुद्दे होते रहेंगे। और ऐसे इन लोगों की आड़ में वहां के जो आपराधिक लोग हैं, वो आपराधिक लोग उस सोसाइटी का जो एक तरह से देखा जाए कट्टरपन बढ़ाते रहेंगे और सोसाइटी को और बिल्कुल सर, और ये बहुत गंभीर स्थिति है, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे जो हैं वो आने वाले कल का भविष्य होते हैं किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए, और ये बहुत गंभीर स्थिति है। और कई इसको लेकर रिपोर्ट्स भी हम देखते रहे हैं। हमारे साथ में पाकिस्तान से पीएमएलएन की नेता उज़्मा करदार जी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। साथ ही साथ मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड ओपी तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। उज़्मा जी के पास में ही मैं इसी सवाल के साथ में जा रही हूँ। उज़्मा जी, जैसा कि बड़ी बात अभी आपने सुना, संजीव मलिक जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में वो लोग जो मानव अधिकारों के उल्लंघन पर लगातार आवाज बुलंद किया करते थे, बच्चों के साथ में हो रहे शोषण पर आवाज बुलंद किया करते थे, महिलाओं के साथ में हो रहे शोषण या अत्याचारों पर आवाज बुलंद किया करते थे, आखिर वो लोग कहां चले गए और ऐसी स्थिति क्यों आ पड़ी? मैं तो आपके मेहमान की बातें सुन के थोड़ी सी हैरान हो रही हूँ। ये मेरे ख्याल में इनको नहीं अंदाजा कि पाकिस्तान में ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत के लिए हमारे बहुत मजबूत कवानीन बने हुए हैं। और हमारा जो कानून है वो अगर कहीं भी बच्चों की और ख़वातीन की बेहुरमती हो या उनकी हरासमेंट हो तो कानून बहुत सख्ती से अमल में आता है। और ख़ास तौर पे हमारी सीएम साहिबा हैं पंजाब में जो मरियम नवाज, वो तो उनकी तो जीरो टॉलरेंस है, तो कोई बच्चों के साथ या ख़वातीन के साथ इस टाइप की ज्यादती के केसेस नहीं है। आप लोग पता नहीं ये कहां से अपने अदादो शुमार ले आते हैं। आप पहले अपना ट्रैक रिकॉर्ड तो चेक करें। आप लोगों ने कश्मीर में क्या किया है? आपकी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हिस्ट्री है, जो जुल्म की हिस्ट्री है, वो कभी ना खत्म होने वाली है। आपने पैलेट गन से बच्चों को टारगेट किया, उनको आंखों पे टारगेट किया। आप ख्वातीन की बात करते हैं, आपके जो 7 लाख फौज आपने कश्मीर में बिठाई हुई है, वो न जाने उन्होंने कितनी हजारों ख्वातीन की बेहुरमती की, उनका रेप किया।
आप यूनाइटेड नेशंस का अगर आप निकाल के देखें उनका ह्यूमन राइट्स वॉच का चार्टर, तो उसमें आपकी तमाम ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हैं वो सारी आपको सामने नजर आ जाएंगी। आप लोगों का तो ये काम ही है प्रोपेगेंडा करना। फोर्स कन्वर्जन, कोई फोर्स कन्वर्जन उस तरह से हमारी नहीं होती। हमारे चाइल्ड मैरिजेस का प्रॉब्लम होता है जिसको हम एड्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मेजॉरिटी के साथ हो चाहे वो माइनॉरिटी के साथ हो। और आपकी इंडिया में भी ये चाइल्ड मैरिज जो है इसकी ये एक बहुत एक बुरी एक ट्रेडिशन है जिसको हर हालत में हमें खत्म करना जरूरी है। तो आप लोग ये जो विक्टिम कार्ड खेलते आए हैं और ये टेररिज्म की बात जो पाकिस्तान के आप सर पे हर चीज थोप देते हैं, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में आप ख्याल करें। आपका जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत खराब है और आप पूरी दुनिया में अब जाना जा रहे हैं कि जी भारत जो है वो टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है हर जगह। आप हर जगह जाके जो सिख लीडरशिप है उनको आप मारते हैं। आपकी जो रॉ है वो हमारे यहाँ पे कई दफा हमने पकड़ लिया, जिस तरह जाफर एक्सप्रेस के पीछे वो लोग थे। और जाफर एक्सप्रेस में आप लोगों के ताने बाने जो थे सारे अफगानिस्तान में रॉ के साथ मिल रहे थे, जितने भी वो आतंकवादी थे। और जाफर एक्सप्रेस में जितने बच्चे जो थे वो बच्चे बेचारे अपने जो थे उनको भी आप लोगों ने नहीं बख्शा, उनको भी आपने निशाने पे रखा। तो ये हरकतें सारी आप लोग की तरफ से जी हो गया। जब आपका हो जाए तो बता दीजिएगा, हो जाए जब आपका, मतलब मुझे लगता है कि मन में एक जो बड़ी कुंठा होती है, मैंने इसलिए आपको बिना कुछ टोके, आपने उल जुलूल मन गढ़ंत बिना किसी फैक्ट्स के साथ में जो बातें कही, बिना किसी चीज को पॉज भी लिए, मैंने आपको इसको कंटिन्यू बोलने दिया। मैं वही बार बार कहती हूँ ना मैम, देखिए दरअसल क्या हो जाता है, ये एक एंटी इंडिया सिंड्रोम है शायद। सुनिए मैम, क्या हो जाता है, मैं फैक्ट्स पे बात करूंगी, सुनिए प्लीज मैम, दरअसल क्या हो जाता है, हम फैक्ट्स पे बात करेंगे। वेल, मेरे साथ में आप पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी जी को भी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। सज्जाद बुखारी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के इस मंच पर, इस चर्चा में। लेकिन मैं उसके पहले ओपी तिवारी जी का रुख करना चाहूंगी। ओपी तिवारी जी, वेल, मैंने उज़मा जी से बहुत सेंसिबल चीज़ों को लेकर ये पूछा था कि हम हमेशा देखते रखे हैं कि जब भी कोई ऐसे ह्यूमन राइट वायलेशंस होते रहे, बच्चों के साथ में कोई अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ में अत्याचार हुआ, तो कई बड़े नाम हैं जिसका जिक्र यहाँ पर संजीव जी ने भी किया कि कई ऐसे नाम थे जो लगातार उन लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, आवाज उठाते थे। लेकिन अब वो उनकी आवाज उठाने वाला भी वहां पे कोई नजर नहीं आता, आखिर कहां गए हैं वो लोग। लेकिन वही बात है कि अभी भी उनको जम्मू कश्मीर, कश्मीर प्रेम, भारत प्रेम, एंटी इंडिया सिंड्रोम जो है वो नजर आता है। वह लेकिन ओपी तिवारी जी, अपने आप में बहुत गंभीर स्थिति हो जाती है, खासतौर से अगर हम फैक्ट्स की बात करें, आंकड़ों की बात करें। निशिकांत दुबे ने भी यही कहा कि छोटे बच्चों को या महिलाओं को ढाल बनाकर एक तरह से आतंकिस्तान ने हमेशा इस्तेमाल किया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भी एक बार फिर से उनको यहाँ पर एक्सपोज किया। नैना, मैं मैडम की बात काफी ध्यान से सुन रहा था, कुछ कह रही थी, लेकिन मेरे को चेहरे से उनके एक्सप्रेशन देख के, उनकी खास बहुत से लग रहा था कि मैडम जो बोल रही हैं अपने दिल से नहीं बोल रही हैं जी, जो भाषा है किसी और की है। अब देखिए 1971 में क्या हुआ था, बांग्लादेश में कौन था? पाकिस्तान आपका ही था, हमारा तो था नहीं, वो आपका ही था। आपकी दादी रही होंगी, दादियों की कई सहेलियां रही होंगी ढाका में, उनसे आपने कभी कहानियां सुनी है कि वहां क्या हुआ था, कैसे हुआ था और किसने किया था, क्या मकसद क्या था? वहां पर तो उनको अटैक करके कोई अलग तो नहीं कर रहा था। तो वहां की जो आपकी जो आर्मी है, आपकी जो आर्मी आजकल है मोस्ट अनप्रोफेशनल आर्मी इन द वर्ल्ड। ये मैडम मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बात माने ना माने, बिकॉज आपके जो जनरल्स हैं सिर्फ अपनी पेट भरने के लिए, ना पॉलिटिकल लीडर्स की चिंता है ना वहां की आवाम की चिंता है। देखिए 65 में वॉर हुआ था, उसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन 71 में देखिए आपकी फौज काफी थी। फौज का क्या होता कि आखिरी गोली तक हम लड़ाई करते हैं, मर जाएंगे लेकिन आप सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन लड़ाई कर ही नहीं रहे थे। क्या कर रहे थे मैडम, आप ही बताएंगी, मैं तो वर्ड यूज नहीं करना चाहता। आपने तो कश्मीर के बारे में काफी कुछ कह दिया। कश्मीर की हालत खराब हुई थी अवश्य, लेकिन उस हालत खराब करने के पीछे कौन था मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतने सालों के बाद अब कंट्रोल में आया है, अब लोग बचना शुरू कर दे हैं। वहां से भी हिंदुओं का पलायन हो गया था, इसकी जिम्मेदार कौन था? हम कुछ नहीं कहेंगे, आप खुद ही समझ रही होगी। लेकिन जो कश्मीर हो अब बस गया। देखिए कश्मीर और आपके पास जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, विश्व में स्विट्जरलैंड से भी बहुत बढ़िया है।
इसको अगर हम टूरिज्म पॉइंट से अगर आपने एक्टिव किया होता, हम भारत ने अब तक शुरू कर दिया। बिकॉज 1924 मतलब 14 के पहले तो आपके आतंकवादी इतना था कि हम किसी की सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी थी वो डेवलप करे। अभी देखिए ट्रेन बन गई, इतना डेवलप हो जाएगा कि आप विल फाइंड कि स्विट्जरलैंड में टूरिस्ट जाते थे उससे यहाँ आएंगे। आपकी स्वात घाटी है, ऑक्युपाइड कश्मीर है, इतने सुंदर जगह है, सब बर्बाद कर दिया है। मैडम आप भी छोटी रहोगी, जाती होंगी, अपनी मम्मियों से कहानी सुनोगी, कितनी अच्छी कहानी, कितनी अच्छी जगह है पाकिस्तान के। पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा था 1960, 61, 62, 63 तक आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बड़ी अच्छी थी। उस समय आपके लोगों को लड़कों से काम कराने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप सऊदी अरेबिया या कुछ डिस्ग्रंटल एनजीओ है जो फंड करते हैं आपके यहाँ एरिया में कुछ गवर्न करने के लिए, उनके पैसों पर जो मौलवी है कुछ है उनको बच्चों को बर्बाद करते हैं। ये तो आप समझ में होगा। पत्रकार साहब ये सॉरी नाम नहीं देख पा रहा हूँ, ये मेरे पॉइंट से एग्री करेंगे कि आपकी समस्या है, आपकी ना अवाम है, ना पॉलिटिकल लीडरशिप है, ना आर्मी है। आर्मी की टॉप एचेलॉन है। आप शुरुआत से देख लीजिए, जितने जनरल्स हैं उन्हें खाली खेती करवा रहे, लड़ाई लड़ना तो आता नहीं। खेती कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, और क्या करते हैं, और जो आर्मामेंट्स और एयरक्राफ्ट जो खरीदते हैं इसका जो कमीशन आता है वो अपने अकाउंट में बाहर भेज देते हैं। तो आपकी समस्या वो है। आपने भारत के लिए काफी गिना है, कोई बात नहीं, हम गिनते रहे, सुनते रहे, मैं उसको काउंटर करूंगा नहीं करूंगा कुछ नहीं, मैं आपके ही विजडम पर छोड़ दूंगा, आप क्या समझते हैं। लेकिन आप लोग को इतना समझना चाहिए कि आपकी परेशानी सिर्फ पाकिस्तान के जनरल्स है जिनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि खाली बिजनेस करो, पैसा कमाओ, बाहर भेजो। लेकिन मुझे लगता है तिवारी सर अब शायद यहाँ की आवाम भी बखूबी समझने लगी है चीजों को ध्यान में रखते हुए। सज्जाद बुखारी जी का मैं रुख करूंगी, जमीनी पत्रकार हैं, हमेशा से फैक्ट्स के साथ में बात करते हैं। लेकिन सज्जाद बुखारी जी, पिछले कुछ वक्त में या फिर हम खासतौर से देखते हैं कई ऐसी खबरें सामने आती हैं जब छोटी छोटी बच्चियों की शादियां अपने उम्र से कई गुना ज्यादा बड़े व्यक्ति के साथ में करा दी जाती है और वो अपने आप में बड़ी तकलीफ देता है। और इस तरह की तस्वीरें भारत में भी रही हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में चाइल्ड मैरिजेस नहीं रही, लेकिन अब उसको वो बहुत पुराना वक्त था, उसको लेकर बाकायदा नियम बने और अब तो बाकायदा वो अपराध की श्रेणी में आते हैं और हम ऐसी तमाम कुरीतियों से आगे बढ़ने का सोचते हैं। लेकिन पाकिस्तान से जब भी अभी भी अगर यूएन में ये बात हुई तो ये बहुत गंभीर स्थिति है कि यहाँ पर अभी भी महिलाओं और बच्चों के साथ में क्या हश्र होता है। नैना जी बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह मैं आदाब भी अर्ज करता हूं तमाम पैनलिस्ट को, उस्मा कारदार साहिबा को, क्योंकि मेरी बहन है, वो पाकिस्तानी पैनलिस्ट भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, पीएमएलएन को वो रिप्रेजेंट करती हैं। आप सबको मेरा आदाब अर्ज हो। और नैना जी, जब भी प्रोड्यूसर साहब आपका जिक्र करते हैं बिलखुसूस या विवेक का, तो मैं आपका प्रोग्राम कभी भी मिस नहीं करता, शो नहीं मिस करता, क्योंकि आप बात तामुल से सुनती हैं। और आज भी मैं यही उम्मीद करता हूं कि जितना आपने बाकी पैनलिस्ट को टाइम दिया है और एक घूंट चाय का आप पी लें, मैं यकीन गरम पानी है, गरम पानी। जी गरम पानी पी लें, क्योंकि अगर कैफीन भी साथ में ले लें तो अच्छा है, क्योंकि अभी मैंने जो गुफ्तगू करनी हो सकता है आपको कैफीन की जरूरत पड़ जाए। कोई बात नहीं। देखिए नैना जी, मैं वैसे आपको एक बात बताऊं ना, बात करते हुए इंसान को एक वो फार्मूला होता है ना, वो एक मुहावरा भी है कि थिंक बिफोर यू स्पीक। जब भी कुछ कहने लगते हैं तो बड़ा सोच समझ के क्या करें। अब मेरी बात को थोड़ा तहम्मुल से सुनिएगा। आपकी बॉलीवुड है ना, शायद मैं मूवीज नहीं देखता, बॉलीवुड ही कहते हैं ना, आपकी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको बॉलीवुड कहते हैं। आप अपनी बॉलीवुड की 80% मूवीज उठाकर देख लें। बहुत माजरत के साथ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आप महिला हैं, एक और महिला भी यहाँ पे है मेरी पाकिस्तान से, तो बॉलीवुड की 80% मूवीज जो बनी हुई हैं वो खवातीन की रैप पे बनी हुई हैं, और तकरीबन लगभग 70% मूवीज जो है वो अनाथ और वो क्या कहते हैं नाजायज औलाद वगैरह, मैं नहीं कहना चाहता, उस पर बनी हुई है, क्योंकि वो आपके माशरे की अक्कासी करती है। उस पर जरा तवज्जो दें। पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की पहली खातून, सुने ना आप, सुन तो नहीं मैं पूछ रही हूँ, 80% बोल रहे हैं आप, 80% बोल रहे हैं आप। जी मैं बता रहा हूँ, आप उसको चेक कर लीजिएगा। कुछ एग्जांपल्स हैं क्या सज्जाद, कुछ एग्जांपल्स हैं क्या? जैसे मैं एग्जांपल मिसाल के तौर पर मूवीज का नाम बताऊं, मैंने आपको कहा मैं मूवीज नहीं देखता, भारत मैंने जब भी मूवीज देखी है, चाहे वो अमिताभ की हो, वो क्या कहते हैं आमिर खान की हो, जितनी मैंने अक्सर मूवीज देखी यही होता है। चलिए आप जवाब दे दीजिएगा, मुझे इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे काउंटर कीजिएगा, ठीक है? और बाकी पैनलिस्ट भी बैठे। पूरी दुनिया में रिकॉर्ड हासिल है, पाकिस्तान की पहली कौमी असेंबली की स्पीकर फहमीदा मिर्जा रही हैं, कौमी असेंबली की, नेशनल असेंबली की स्पीकर रही हैं। इस वक्त भी पंजाब की चीफ मिनिस्टर जो हैं वो साहबजादी है मियां नवाज शरीफ की, और उनका नाम है मरियम नवाज। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो है वो 2 मरतबा इस मुल्क की, अगर मैं गलत हूं 3 मरतबा वो इस मुल्क की वजीर आजम रही हैं, वो भी महिला हैं। मेरा ताल्लुक जिस प्रोविंस से है और जहां से मैं ताल्लुक रखता हूं, वहां की पहली प्रोविंस की जो
स्पीकर रही है प्रोविंशियल असेंबली की, वो राहिला दुरानी है, मेरी बहनों की तरह, मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूँ। अब आप आ जाए, थोड़े सुन लें, अब थोड़े स्टैटिस्टिक्स पर आ जाते हैं। अरे सुन तो रही हूँ भाई, आप तो आज ऐसे फायरिंग के अंदाज में है, मैं तो सुन भी रही हूँ, फिर भी आप एक अलग ही रूप में नजर आ रहे हैं। बोलिए, पूरा कीजिए प्लीज। नहीं ना, मैं देखिए, क्योंकि आपके किसी पैनलिस्ट ने जो है ना गैर इखलाकी बात नहीं की, इसीलिए मैं उसी पे ही रहूंगा। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स पे आ जाते हैं। पूरी दुनिया में गैंग रैप में अगर आप अपना वर्ल्ड इंडेक्स निकाल कर देख लें तो आप आ रही हैं जी 51 नंबर पे, ठीक है। पाकिस्तान का भी नाम है, पाकिस्तान का नाम आ रहा है 91 नंबर पे, ठीक है। आप जरा चेक कर लीजिएगा, आप गूगल करें, अभी आपको पता चल जाएगा। मैंने किया हुआ है। आप जरा पॉपुलेशन पे भी काउंट कीजिएगा। ये सारे जो फैक्ट्स हैं पॉपुलेशन वाइज काउंट होते हैं वैसे सज्जाद जी। कंक्लूड कर लेना, कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड भी कर लेते हैं, ठीक है। अब आप रैपिड सिटी इंटर करें कि वर्ल्ड रैपिड सिटी, तो 2012 में 4 बंदों ने न्यू दिल्ली में चलती हुई बस के साथ, स्टूडेंट्स के साथ चलती हुई बस में उनके साथ गैंग रैप किया था। नाम भी उनके बता देता हूं। 4 इंडियन लोग थे, उनमें से एक था अक्षय ठाकुर, उसका नाम था, दूसरा विनय शर्मा था जी। हमारे यहाँ का निर्भया केस बड़ा चर्चित रहा है, आप भी बखूबी जानते हैं। गुप्ता था, मुकेश सिंह था। तो इस टाइम रैपिड सिटी कहते हैं न्यू दिल्ली को, ठीक है। और भी अगर आपने मुझसे पूछना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर और भी मजीद आपने पूछना है। नहीं, आप पूछिए, फिर मैं भी जवाब देती हूँ। दलित की खवातीन के साथ जो नारवा सलूक आपने इख्तियार किया, उसके दलित प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिहार के अंदर लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि जो अफवाज है, खासतौर पर आपकी जो फौज है, वो ये काम करती है। और मेरे भाई ने अभी बांग्लादेश की बात की थी, तो याद रखें हमारे 34,000 फौजी थे, आपने 2.5 लाख मुक्ति बानियों को तैयार किया हमारे खिलाफ, और 3 लाख की आपकी अफवाज थी, हम तो 34,000 लोग थे। आप मुझे बताएं गैंग रैप किसने किया? और दूसरा, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इज्तिमाई ज्यादतियों और असमत दरियों की एक तारीख भरी पड़ी है, जाके दुनिया से पूछ लें। सज्जाद बुखारी जी, मुझे लगता है आपकी बात पूरी हो गई होगी, लेकिन जैसे ही आप जम्मू कश्मीर को लेकर ऐसे जब शब्द कहते हैं ना, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। वो क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि हर कोई जानता है जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा, और उसमें किसने दाखिल होकर यहाँ पे घुसपैठ की 1991 में कारगिल में क्या हुआ, और उसी इलाकों में जहां तक पीछे अकेला गया, वहां पर जहां तक वो जाकर उन्होंने डेरा डाल लिया, वो हो गया ये पीओके। अब मैं आपको बताती हूँ, आपने तमाम बड़ी बातें की। नेशन थ्योरी थी, आप काबिज हैं, ठीक है, आपने कब्जा किया है, कब्जा किया है। अच्छा, तो आपको, मुझे लगता है आपको एक बार फिर से इतिहास की एक बार क्लास जरूर पढ़नी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ, आपने तमाम बातें बताई। आपने कहा कि भारत सबसे बड़ा ये कहा जाए कि रेप कंट्री के तौर पर आपने उसको एक तरह से प्रोजेक्ट किया। पॉपुलेशन बहुत मैटर करती है, आप याद रखिएगा। अब यूएनएचआरसी की ही मैं आपको एक रिपोर्ट का हवाला देती हूँ, 2024 की एक रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में हर साल 1 साल से अधिक अल्पसंख्यक लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराया जाता है। और वो कौन कौन से इलाकों में होता है, मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप बखूबी जानते हैं। मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूंगी क्योंकि मुझे बाकी गेस्ट का भी जाना है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जान लीजिए 2023, उसमें पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 3 कंट्रीज में नाम आता है जहां पर बाल श्रम और जबरन मजदूरी के मामले सामने आते हैं। मैं यूएनएचआरसी के आंकड़े आपको बता रही हूं। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान और सिंध इलाका है, यहां पर महिलाओं के साथ में मास लेवल पर रेप होता है, उनका अपहरण किया जाता है, रेप किया जाता है, और उसके बाद में उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाती है। संजीव जी, भले ही सज्जाद बुखारी यहां पर ऐसे ऐसे करके आप, मुझे लग रहा है कि आप इस चीज को बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सच नहीं हो जाता। दूसरी बात, यह आपने बांग्लादेश का जिक्र किया। 1971 में आप ही की सेना ने सीधे सीधे अपनी जो अलग अलग विंग्स थे, उन्हें बाकायदा ये चिन्हित किया गया था कि जो भी मिले आपको उनको टारगेट करना है। और वो क्रूर चेहरा दुनिया के सामने है, यूएन के मंच पे भी था सज्जाद, यूएन के मंच पे भी था। किस तरह से यहाँ के लोगों ने ब्रूटली वहां पर जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी, उन महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया था, उनके साथ में बर्बरता की, रेप किया, उनकी हत्या तक कर दी। प्लीज इस मामले में मत ही बोलिए, तो मुझे लगता है कि कम से कम बेहतर होगा। हर मंच पर एक्सपोज होते हैं। संजीव जी, अपनी बारी पे मैं बोलूंगा, अपनी बारी पे बताऊंगा। आप मिस फैक्ट कर देते हैं। जी सर। नहीं डॉक्टर सज्जाद, मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूं कि देखिए पत्रकार हैं, डॉक्टर हैं, और ये कहा कि किस चीज की माइक्रो में उलझ गए। देखिए हम बात कर रहे हैं एक बड़ा मुद्दा, और बड़ा मुद्दा आपके देश में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे साथ भी बहुत सारी है, और हम अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में लगातार लगे हुए और सॉर्ट आउट कर भी लेंगे। क्योंकि हमारे साथ 2 चीजें हैं सज्जाद भाई। सबसे पहले तो हम अपनी गलतियों या अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हैं,
और दूसरा उस पर करने के लिए अपने काम करते हैं, कर्म करते हैं, एक्शन लेते हैं। अब रही बात ये कि जब मैम कह रही थी, ठीक है, मैम एक पॉलिटिशियन है, इनको अपने देखिए कंट्री को तो हर कोई अपनी मदरलैंड को डिफेंड करना चाहिए, मैं उनका, लेकिन मैं ये चूंकि वो पॉलिटिशियन है, उनको अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उनको अपनी आर्मी को भी मैसेज देना है, उनकी आर्मी भी सुन रही है उनकी बातों को। अब मैं बात आता हूं, अब हम बात करेंगे बच्चों पे, वो ले जाएंगे कश्मीर। हम बात करेंगे महिलाओं पे, वो चले जाएंगे नॉर्थ ईस्ट। हम बात करेंगे और प्रॉब्लम पे, वो ले जाएंगे कहीं और। कारण ये है कि ये इतने ऑब्सेस्ड हो गए हैं मेरे पाकिस्तानी भाई बंद, कि इतने ऑब्सेस्ड हो गए ये निकल नहीं पा रहे।